हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम देख लीजिए। 5 मार्च 2021 का ये पेपर है और यहाँ पर शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 23 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्री। तो अंतरिक्ष में कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। तो प्रयोगशाला में कौन जाएगा? प्रयोगशाला में कौन जाएगा? वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न और तर्क से है। तो एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। बताइए कि कौन से तर्क प्रश्न के संबंध से पुष्ट है। तो प्रश्न हमें दिया गया है, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्य को भ्रष्ट करते हैं? तो क्या लगाना चाहिए वो हमें बताना है तर्क में। एक तर्क हमें हाँ में दे रखा है और दूसरा तर्क ना में दे रखा है। तो हमें बताना है कौन सा तर्क इसमें मजबूत है। तो पहला तर्क है, नहीं, वे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित करवाती है हॉलीवुड फिल्में। सेकंड है, हाँ, हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या कम करती है। तो क्या सिर्फ इसीलिए उन्हें बंद कर देना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों के दर्शकों की संख्या कम कर रही है? तो क्या ये एक उचित कारण है प्रतिबंध लगाने का? नहीं है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ओनली फर्स्ट होगा। केवल तर्क पहला पुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 5 और 13, सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं। 5 और 13 का डिफरेंस हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1 16। तो क्या डिफरेंस चल रहा है? यहाँ पर 8, यहाँ पर 16। तो ये इसका डबल भी हो सकता है या फिर हो सकता है इनमें 8 का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर 32 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 24 हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम 29 में ऐड करके देख लेते हैं 24 को। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4 और 9 क्या होगा? 13। और यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 1 5। यहाँ पर निकल के आ रहा है 53। लेकिन 53 हमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा? 32 ही होगा डिफरेंस। तो 32 को हम किस में ऐड करेंगे? 29 में। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर होगा 1, 3 और 3 6, तो 61। और 61 हमें ऑप्शन में भी गिवन है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो कथन हमें दिया गया है, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं। दूसरा कथन है, सभी अच्छे नर्तकियां कलाबाज होते हैं। तीसरा कथन है, मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष हमसे बोला गया है, मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं। तो क्या ये हो सकता है? यहाँ पर क्या बोला है कि सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां, लड़कों के बारे में तो यहाँ पर नहीं बोला है। तो ये वाला तो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं, सभी अच्छे नर्तकियां कलाबाज होते हैं। तो जो सभी अच्छे नर्तकियां हैं वो कलाबाज होते हैं। तो इससे भी हम नहीं निकाल पा रहे ये वाला निष्कर्ष। तो थर्ड है, मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज हैं। तो यहाँ पर कलाबाज बोला है, नर्तक के लिए तो नहीं बोला है। तो ये वाला तो नहीं निकलेगा। इससे पहला निष्कर्ष तो हम नहीं निकाल सकते इनसे। दूसरा है, मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तकियां हैं। तो यहाँ पर बोला है कि मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तकियां हैं। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इससे? पहले में हमें क्या बोला है कि मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं। तो यहाँ पर अच्छे नर्तकियां है, अच्छे कलाबाज नहीं है। सभी कलाबाज अच्छे, यहाँ पर कलाबाज के लिए तो नहीं बोला है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड में, सभी अच्छे नर्तकियां कलाबाज होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो सभी अच्छे नर्तकियां हैं वो कलाबाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तकियां हैं। तो ये इसके अपोजिट बोल रहा है। यहाँ पर बोला है कि जो नर्तकियां हैं वो अच्छे कलाबाज होते हैं और
निष्कर्ष में हमें बोल रहा है कि जो कलाबाज है वो अच्छे नर्तक है, तो इनका अपोजिट बोल रहा है निष्कर्ष में, तो ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है इसके। थर्ड है मेरी कक्षा की सभी लड़कियां कलाबाज हैं, तो जो लड़कियां अच्छे नर्तकियां हैं वो कलाबाज भी होगी, क्योंकि क्या बोला गया है, जो नर्तकियां हैं वो अच्छे कलाबाज भी होते हैं, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष तीसरा पालन करता है इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो हमें देखना है, यहाँ पर 4 संख्या हमें दे रखी है, 4 में सेम लॉजिक लगेगा, एक अलग होगा, वो हमें बतानी है अलग कौन सी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 6 × 5 30। यहाँ पर हम 9 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसमें देख लेते हैं 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन रह गया, ये वाला रह गया। यहाँ पर अगर हम 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 0 1 दे रखा है, इसीलिए यही हमारी अलग हो जाएगी संख्या, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। तो क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कूट भाषा में राम वाग्देय को ये लिखा जाता है, सीमा स्टडी देय को ये लिखा जाता है, और राम स्टडी हेयर को ये लिखा जाता है। तो इसी भाषा में राम देयर और सीमा वर्ग को क्रमश किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें क्या बताना है, राम देयर और सीमा वर्ग। तो यहाँ पर देयर का कोड तो हम निकाल सकते हैं, इसमें हमें दे रखा है देयर और इसमें हमें दे रखा है, तो देयर का कोड तो हम इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हमें इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ट्री कॉमन दे रहा है हमें, TRE यही कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देयर का कोड तो हमारे पास आ गया, देयर का कोड हमें चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा है ऐसा, ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है ऐसा, और कहीं हमें ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में ही हमें दे रखा है ऐसा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा होना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम में हैं तो आप सीधा इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही दे रखा है हमें, और तो कहीं भी नहीं दे रखा है ये देयर का कोड TRE। और यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें किसका चाहिए, और राम का चाहिए, तो राम यहाँ पर है, सॉरी राम यहाँ पर है, राम और राम यहाँ पर है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है वो हम चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों में हक कॉमन है, HUGE, तो यहाँ पर यही आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है लड़कों के एक समूह में रोहन जीशान जितना शक्तिशाली नहीं है। क्या बोला गया है कि रोहन जीशान जितना शक्तिशाली नहीं है, तो जीशान ज्यादा शक्तिशाली है रोहन से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जीशान और रोहन, रोहन इसके बाद में हो जाएगा। फिर बोला गया है मैथ्यू पोल से अधिक शक्तिशाली है, तो मैथ्यू पोल से अधिक शक्तिशाली है। सुभाष रोहन से कमजोर है, तो सुभाष किससे कमजोर है, रोहन से कमजोर है, लेकिन पॉल से अधिक शक्तिशाली है, तो पॉल का हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन हमें मैथ्यू का नहीं पता। तो आगे देख लेते हैं, अखिल जीशान के बराबर शक्तिशाली है, तो अखिल क्या है, जीशान के बराबर शक्तिशाली है, लेकिन सुजित से कमजोर है। तो अगर अखिल कमजोर है तो जीशान भी कमजोर होगा, क्यों, क्योंकि अखिल और जीशान बराबर है, और अगर अखिल सुजित से कमजोर है तो जीशान भी सुजित से कमजोर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सुजित। आगे बोला है मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, तो मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, तो हमें नहीं पता ये इससे शक्तिशाली है या नहीं है मैथ्यू, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभी। लड़कों के लिए दिए गए समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है, तो हमें बताना है सबसे शक्तिशाली कौन है। तो शक्तिशाली तो हमने निकाल लिया, सुजीत है सबसे शक्तिशाली, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, उस आकृति का चयन कीजिए। तो असंगत आकृति का चयन हमें करना है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है WOHL, तो इन 3 में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, तो इन तीनों में क्या, चारों में से 3 में किस में कॉमन चीज दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें लाइन है,
लेकिन क्या ओ में हमें कोई भी लाइन दिखाई दे रही है? नहीं है, तो इसीलिए यही अलग हो जाएगी इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकृति 2। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है लेब्राडोर कुत्ता, तो यहाँ पर दे रखा है कि कुत्ते की प्रजाति होती है लेब्राडोर, तो वैसा ही रिलेशन हमें यहाँ पर देखना है। तो मानव जाति की प्रजाति क्या व्यक्ति होगा? नहीं। संगीत का एक प्रकार जैज होता है, तो ये वाला रिलेशन जैसा इसमें है वैसा इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पत्ती और पेड़ दे रखा है, तो ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है, और चूहा और बिल्ली दे रखा है, तो इनमें ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस वैनारिक का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दे रखा है विश्व, एशिया, भारत। तो क्या होगा इसमें? पहले हो जाएगा विश्व, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है एशिया, और एशिया के अंदर क्या है? एशिया के अंदर है अपना देश भारत। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ऐसा कहां पर बना दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से है। तो क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर दिया है 3, 4, सॉरी पहले दिया है 2, 3, फिर यहाँ पर दे रखा है 5 और 24, यहाँ पर हमें दे रखा है 8, 65, यहाँ हमें दे रखा है 11, 120, और आगे हमें दे रखा है 14, और इसके नीचे हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ से 2 से हम 3 कब ला सकते हैं? जब हम 2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा? 4, 4 में से -1 कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो क्या होगा? 25, 25 में से -1 कर दें तो 24 निकल जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 8 और 65, यहाँ पर अगर हम 8 का स्क्वायर करें और इसमें +1 करें तो इसमें क्या होगा? +1 होगा। यहाँ पर हमने दोनों में -1 किया है, इसमें +1 करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, यहाँ पर फिर से -1 किया है। तो क्या लॉजिक चल रहा है? इन दोनों में तो -1 करना है स्क्वायर करके, यहाँ पर बीच वाले में +1 हुआ है, वापस -1 हुआ है, तो इसमें भी -1 होगा, क्योंकि क्या चल रहा है? इन चारों में माइनस है और बीच वाले में +1 करना है स्क्वायर करके। तो यहाँ पर हमें 14 दे रखा है, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। तो 196 में से हम -1 कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 195, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा 37, 52, इनमें कितने का डिफरेंस है? यहाँ हो जाएगा 12, 7 लेस करेंगे तो 5 और बचा 1, यहाँ पर लेस किया 0, यहाँ हो जाएगा 3, 30, यहाँ हो जाएगा 5 और कितना 2, सॉरी यहाँ पर 20 होगा, 30 नहीं होगा। यहाँ से लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 12 में से 9 लेस करें तो 3, तो यहाँ पर होगा 30। तो क्या डिफरेंस चल रहा है? यहाँ पर 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। नेक्स्ट 35 को 127 में ऐड कर देंगे, 127, 35, इसको ऐड किया तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 और 3 6, 162 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है, यदि ए बी का अर्थ है ए बी की मां या कोई अन्य संबंधी है तो दिए गए शब्द संबंध चार्ट का प्रयोग करके उस विकल्प का चयन करें जो रोहन ऋषि के अर्थ को सही ढंग से दर्शाता है। तो रोहन और ऋषि के बीच में हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर ये डायग्राम दे रहा था उसको हम ढंग से बना लेते हैं, फिर हम रोहन और ऋषि का संबंध निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हमें दे रखा है रमेश और ऋषि, और इनके बीच में क्या रिलेशन है? ब्रदर का। तो रमेश ब्रदर है ऋषि का, तो रमेश भाई है किसका? ऋषि का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋषि। तो ऋषि कौन है? ऋषि ग्रैंडफादर है रुचिका का। तो ऋषि ग्रैंडफादर कब होगा? जब इसके बेटे की बेटी होगी ये रुचिका। आगे बोला है रुचिका नीज है शीतल की। तो नीज क्या होती है? नीज होती है भतीजी।
तो ये इसकी भतीजी कब होगी? रुचिका शीतल की भतीजी कब होगी? जब ये इसके पिता की बहन होगी, तभी तो इसकी भतीजी होगी रुचिका। तो यहां पर हो जाएगा शीतल। और शीतल क्या है? सिस्टर है रोहन की। तो रोहन की सिस्टर है, तो या तो रोहन यहां पर हो सकता है, या फिर हो सकता है इसका एक और भाई हो, तो यहां पर हो सकता है रोहन। तो रोहन तो कहीं भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं बताना है, हमें क्या चाहिए? हमें ऋषि और रोहन का रिलेशन चाहिए। अगर रुचिका का पिता हो ऋषि रोहन तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका चाचा हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका रिलेशन वही आएगा जो इन दोनों केस में कभी भी कहीं भी आए। तो ऋषि और रोहन के बीच में क्या रिलेशन है? पिता और बेटे का रिलेशन है ऋषि और रोहन के बीच में। तो यहां पर दे रखा है रोहन ऋषि का पोता है, नहीं। ऋषि रोहन का बेटा है, क्या ऋषि रोहन का बेटा है? नहीं, रोहन ऋषि का बेटा है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है रोहन ऋषि का बेटा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित संबंध चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर हमें ये चार्ट दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करें? इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारा सैम की फ्रेंड है यहाँ पर, ये तो हमें फ्रेंड का रिलेशन दे रखा है। इनमें सब सारा का रिलेशन सबसे दे रखा है हमें यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं, सारा सिस्टर है जोसेफ की। तो सबसे पहले सिस्टर बना लेते हैं। सारा सिस्टर किसकी है? जोसेफ की है। यहां पर सारा क्या है? सारा डॉटर है पोल की। तो यहां पर सारा डॉटर है पोल की। आंटी किसकी है? जॉन की। तो जॉन की आंटी होने का क्या मतलब होगा? जोसेफ का बेटा होगा जॉन, तभी तो ये आंटी होगी उसकी। तो यहां पर हो जाएगा जॉन। सारा डेविड की मदर है। तो सारा किसकी मदर है? डेविड की मदर है। और यहां पर सैम की फ्रेंड है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है? यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं तो जॉन का जोसेफ से रिलेशन बताना है। तो जॉन का जोसेफ से रिलेशन, जॉन यहाँ पर है, जोसेफ यहाँ पर है। पॉल के 2 बच्चे हैं, तो पॉल के अगर 2 बच्चे हैं तो इसका बेटा ही होगा। तो क्या होगा? बेटे का रिलेशन है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 हमें दिखाई दे रहा है, बेटा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को यथाक्रम भरे जाने पर श्रृंखला पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर हमें ये श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो हम श्रृंखला को देखेंगे, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो इनमें कोई ना कोई लॉजिक होता है। ये क्या होती है? सीरीज रिपीट होती जाती है। ऐसा ही कोई लॉजिक होता है, या तो सीरीज रिपीट होती जाती है या उसके कोई आगे कोई लॉजिक चलता होता है, वो हमें पता चल जाता है सीरीज देखने से ही। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? पहले हमें दिख रहा है बी बी सी सी और यहाँ पर डी। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर डबल बी है, यहाँ पर डबल सी है और यहाँ पर सिंगल डी है। तो यहाँ पर सीरीज स्टॉप हुई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो डबल था लेकिन यहाँ पर सिंगल कर दिया है, तो यहाँ सीरीज स्टॉप हो गई। आगे देख लेते हैं। आगे हमसे दे रखा है सी, यहाँ पर हमें दे रखा है डैश, फिर हमें यहाँ पर डबल डी दे रखा है, फिर ई दे रखा है, यहाँ पर सिंगल ई दे रखा है। तो फिर से यहीं पर सीरीज स्टॉप हुई होगी। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पर डबल डबल का चल रहा है तो यहाँ पर डबल सी होगा, यही लॉजिक होगा यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। ई पे स्टॉप हुआ, फिर यहाँ पर डबल डी हमें दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर हमें डैश दे रखा है, फिर ई हो गया और एफ, एफ से यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी तो एफ सिंगल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ई होना चाहिए। तो एक डैश में तो क्या आया? सी, और दूसरे डैश में ई आया है। तो ऐसा हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सी ई, एक ही ऑप्शन में दे रखा है हमें सी और ई। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है डबल जी। तो आगे क्या होना चाहिए? यहाँ पर एफ एफ जी जी, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर एच होना चाहिए, क्योंकि एच पर आकर ये स्टॉप होगी सीरीज। यहाँ पर एच होना चाहिए, फिर हमें यहाँ पर दे रखा है डबल जी, तो आगे क्या होना चाहिए? डबल एच होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा? एच ही होगा। तो इस तरह का लॉजिक इसमें चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। तो क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में फादर को ये लिखा जाता है तो फैमिली को कैसे लिखा जाएगा? तो फैमिली का कोड बताना है। तो सबसे पहले हम इनके नंबर लिख लेते हैं। एफ होता है 6, ए होता है 1, T 20, H 8,
E5 R18, यहां पर हमें दिख रहा है D4 होता है Y24 सॉरी 25, R हो जाएगा 18, F6 C3 P16। तो यहां पर क्या चल रहा है, इसमें हमने देखा है इसमें -2 किया है, यहां पर भी -2 किया है, यहां पर भी -2 -2 -2 और -2। तो यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, -2 का लॉजिक चल रहा है। तो यहां पर हम कर लेते हैं फैमिली का कोड हम निकाल लेते हैं। तो F में -2 करेंगे तो D होगा, और D हमें सारे ऑप्शन में दे रखा है। A में -2 करेंगे तो Y निकल के आएगा। M13, 13 में से -2 किया तो 11, और 11 पे होता है K। यहां से I से -2 करेंगे तो G निकल के आएगा। L में -2 करेंगे तो 10, और 10 पे होता है J। Y में -2 किया तो W। तो ये हमारा निकल के आएगा फैमिली का कोड, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वैन आरेख को सही ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है डायग्राम, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे। तो इन ऑप्शन में से ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, तो हम देख लेते हैं किसमें बन रहा है ऐसा डायग्राम। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है इंजीनियर, स्नातक और फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर क्या होते हैं, फ्रीलांसर वे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़े होकर कहीं संस्था और कहीं व्यक्ति से शुल्क के बदले में अपनी सेवा प्रदान करते हैं, तो उनको फ्रीलांसर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया है इंजीनियर, स्नातक और फ्रीलांसर। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा स्नातक। स्नातक सारे इंजीनियर क्या होते हैं, सारे इंजीनियर स्नातक होते हैं, लेकिन ये तो नहीं होगा कि सारे स्नातक इंजीनियर हो। तो सारे स्नातक के अंदर क्या हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, क्योंकि इंजीनियर कौन बनता है, जो ग्रेजुएट होता है वही इंजीनियर बनता है। फिर हमें दे रखा है फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर कोई भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है और ग्रेजुएट भी हो सकता है। तो इस तरह का डायग्राम हमें ऑप्शन में यहाँ पर क्वेश्चन में भी बन रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर कैसा डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, वो भी हम देख लेते हैं। तो इंजीनियर और डॉक्टर, स्नातक, तो यहाँ पर क्या होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, और ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों स्नातक में चले जाएंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। तो हमें इन चारों में से बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है भूकंप, बाढ़, दुर्घटना, ज्वालामुखी। तो अलग कौन सा होगा इसमें से, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन दुर्घटना नहीं है। तो यही हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सुधा ने रुचि को रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई। उसने रुचि को बताया, यदि तुम पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय करती हो, तो पूर्व की ओर कितने मीटर की दूरी तय करनी है, यहां से पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय करने पर फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करने पर, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इसका लेफ्ट यहाँ पर होगा। यहाँ से कितनी दूरी तय करनी है, 40 मीटर की दूरी तय करनी है। तुम एक्स पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एक्स पॉइंट। वहां से अपने दाएं और मुड़कर, तो दायां क्या होता है, राइट चलना है 30 मीटर। तो यहाँ से इसका राइट ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना चलना है, 30 मीटर चलना है। फिर अपने दाएं और मुड़कर, तो फिर से राइट मुड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे 20 मीटर की दूरी तय करना। तत्पश्चात पुनः अपने बाएं और मुड़कर 20 मीटर। तो यहाँ से फिर इसको लेफ्ट चलना है, तो लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर 20 चलना है। तो यहाँ पर कितना बाकी रह गया, यहाँ पर 10 बाकी रह गया। यहाँ पर है अभी वो। अंत में अपने दाएं और मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करना। तो अंत में यहाँ पर इसको राइट में चलना है 20 मीटर। तो राइट में 20 मीटर चलेगी तो यहीं पर पहुंच जाएगी इस पॉइंट पर। ये हो जाएगा 20 मीटर का। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर तुम मेरे घर पहुंच जाओगी। तो यहाँ पर उसका घर आ चुका है। सुधा का घर रुचि के घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो सुधा का घर हमें बताना है। तो ये रुचि का घर है, सॉरी ये सुधा का घर है, ये रुचि का घर है यहाँ पर। तो हमें बताना है यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर तो ये हो गए, 40 किलोमीटर ये हो गए। यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 10 बचा है, क्योंकि यहाँ पर 20 तो ये हो गया, 20 यहाँ से वापस चल के आई है, ये यहाँ पर 20 चली है। तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 10 किलोमीटर बचा है।
तो 30 और 40 70, 70 प्लस करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 80। और यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है ये, तो ये किसकी तरफ मुंह है, उत्तर की पूर्व की तरफ है इसका मुंह, तो 80 किलोमीटर और पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमें दिखाई दे रहा है, पूर्व की ओर 80 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हुमा की मां ने हुमा को ABCD से नामांकित ब्लूबेरी की 4 टोकरियां दी। प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरी सड़ी हुई है, जहां प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है। हुमा ने टोकरी ABCD से क्रमशः 1 2 3 4 बेरी निकाले, उनका वजन 44 ग्राम प्राप्त हुआ। सड़ी हुई बेरी किस टोकरी में है, तो हमें क्या बताना है, सड़ी हुई बेरी किस टोकरी में है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 4 टोकरियां है ब्लूबेरी की, उसमें क्या है, प्रत्येक में बेरी है जिसका वजन क्या है 5 ग्राम है, लेकिन उसको छोड़कर जिसमें सड़ी हुई बेरी है, तो एक ही टोकरी ऐसी है जिसमें सड़ी हुई, बाकी 3 में तो सही है, तो बाकी 3 टोकरियों में तो 5 ग्राम की है बेरी और एक टोकरी है जिसमें 3 ग्राम की बेरी है। और यहाँ पर हमें बोला है कि हुमा ने ABCD जो 4 टोकरियां है, A में से 1 बेरी निकाली, B में से 2 बेरी निकाली, C में से 3 बेरी निकाली और D में से 4 बेरी निकाली, और उनका वजन कितना प्राप्त हुआ है, उनका वजन प्राप्त हुआ है 44 ग्राम। तो हमें बताना है सड़ी हुई बेरी किस टोकरी में है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि पहली अगर सड़ी हुई टोकरी है तो एक का वजन क्या होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 ग्राम है सड़ी हुई बेरी का वजन, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन तीनों को अब हम क्या मानेंगे, ये सही टोकरी है क्योंकि एक ही सड़ी हुई टोकरी है, तो हमने पहली को मान ली है पहले। तो यहाँ पर 5 दूना 10, इसका वजन होगा 10। दूसरी टोकरी में, तीसरी टोकरी में से निकाली हुई बेरी का वजन कितना हो जाएगा, 5 या 15, और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20। तो कितना निकल के आया, इनका वजन कितना निकल के आया, ये हो जाएगा 20 और 15 35। 35 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, लेकिन 44 वजन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ए टोकरी में सही है बेरिया, सड़ी हुई नहीं है, तो ए टोकरी में सही है। तो अब हम दूसरी टोकरी को मान लेते हैं, दूसरी टोकरी सड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 5 ग्राम। ये 2 टोकरियां, दूसरी टोकरी अगर सड़ी हुई है तो उसमें से 2 निकालेंगे तो कितना वजन हो जाएगा, 6 ग्राम का हो जाएगा। तो 6 ग्राम का इसका वजन हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 या 15 और ये 20 ही होगा, तो ये 35 हो जाएगा। 35 में 11 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 46 निकल के आएगा, लेकिन हमें कितना ग्राम वजन चाहिए, 44 ग्राम चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम मान लेते हैं तीसरी टोकरी सड़ी हुई है, अगर तीसरी टोकरी सड़ी हुई है तो बाकी की 3 सही होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 10। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे क्योंकि हमने तीसरी टोकरी को सड़ी हुई माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो अब हम इनको काउंट करके देख लेते हैं, तो 20 और 10 कितना होगा 30, 39 और 5 14, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस करेंगे 14 तो कितना हो जाएगा 44। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। टोकरी सी सड़ी हुई है, तो सड़ी हुई बेरियों से भरी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 8 9 6 और यहाँ हमें दे रखा है 14 और 8। तो 14 और 8 से हम 8 9 6 कैसे निकाल सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम 8 का स्क्वायर कर दे तो कितना होता है 64 होगा। 64 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 64 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, 14 4 जा और 14 6 होता है 84। 84 को प्लस करेंगे 5 तो कितना निकल के आएगा 89 निकल के आएगा। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है 8 9 6 दिखाई दे रहा है, तो यही लॉजिक होगा इसका। ये लॉजिक हम इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें छोटा डिजिट क्या दिया है, छोटा डिजिट हमें दिया है 6। तो क्या करना है, छोटे डिजिट को हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, बड़े को नहीं करना है, छोटे डिजिट को करना है। तो छोटा हमें दे रखा है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम 36 हो जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे तो क्या निकल के आएगा देख लेते हैं हम, ये हो जाएगा 72। यहाँ पर 36 प्लस करेंगे 7 तो कितना निकल के आएगा 43 निकल के आएगा। और यहाँ पर भी हमें 432 दे रखा है, तो यही इसका लॉजिक होगा। जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करना है और जो हमें दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पर हमें दे रखा है 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है 5, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25 8 जा 200 होता है, 25 1 जा 25 और 20 ऐड करेंगे इसमें तो कितना निकल के आएगा, 45 निकल के आएगा। तो 450 हमारा आंसर होना चाहिए और ऑप्शन में भी हमें 450 गिवन है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन है शब्द ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया गया है। तो यहाँ पर ऑरेंज के लिए 4 कोड हमें दिए रखे हैं, हमें क्या बताना है, इनमें से किस कोड में फिश को JKVL लिखा जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि किस कोड को JKVL लिखा जाता है, कोड 1 से लिखा जाता है या कोड 2 से लिखा जाता है, कोड 3 या कोड 4, ये हमें बताना है। तो हम ऑरेंज के कोड को यहाँ पर इन 4 को चेक करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इसमें लॉजिक देख लेते कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है वो हम पहले देख लेते। तो F से यहाँ पर क्या किया गया है, F से यहाँ पर G किया गया है, तो F होता है, इसमें क्या किया है, +1 किया है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। I9 होता है, K11 होता है, यहाँ पर +2 हमें दिखाई दे रहा है। S19 V22 यहाँ पर हमें +3 दिख रहा है। H8 L12 यहाँ पर हमें +4 दिख रहा है। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें लॉजिक चल रहा है +1 +2 +4 +3 और +4 का लॉजिक चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसा लॉजिक अप्लाई करके हमारा निकालेंगे कि ऐसा लॉजिक कौन से कोड में है। तो O में अगर हम +1 करते हैं तो क्या निकल के आएगा, P निकल के आएगा, और P से हमें 2 कोड दे रखे हैं, तो ये 2 तो नहीं होंगे, इन दोनों में से एक हमारा आंसर हो जाएगा। R में +2 करेंगे तो R होता है 18, +2 किया तो 20, और 20 पे क्या होता है, 20 पे होता है T। तो कहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, कोड 4 में हमें दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। तो कोड 4 से इसको फिश को ये लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोड 4। तो इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक